बच्चों, अब पहुंच गए अपन फाइनली चार्ज के बाद अकाउंट्स ऑफ कंपनीज और ऑडिटर पे। ठीक है, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज और ऑडिटर, दोनों चैप्टर का वेटेज क्या ले लें पहले तो ये समझ जाओ यार। शेयर कैपिटल वाला बड़ा चैप्टर अगर आपने इन 2 घंटों में खाना खाते खाते बात करते करते भी अगर रिवाइज कर लिया होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा आज का ये दिन सफल रहा। ठीक है, मेरा दिन सफल रहा आज, क्योंकि बहुत बहुत वाइड चैप्टर जाता है वो, शेयर कैपिटल खत्म नहीं होता साला। अकाउंट्स ऑफ कंपनीज 1 to 8 से 138, जिसमें 134 का सबसेक्शन 1 ही पढ़ाऊंगा, 134 का सबसेक्शन 1 पढ़ाऊंगा और CSR नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, का वेटेज आप मानकर चलिए कि 128, 129, 130, 131, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन और 1 MCQ, 10 मार्क्स, मतलब 10 सेक्शन फिर से 10 मार्क। पता है अकाउंट्स ऑफ कंपनीज का वेटेज इज मोर देन ऑडिटर चैप्टर, मतलब 139 से 148 का इंपॉर्टेंस कम है एज कंपेयर टू 128 to 138, बिकॉज वी आर द कंपनी सेक्रेटरीज, वी आर नॉट कंसर्न विद द ऑडिटर, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हमें क्या करना तुम देख लेना। बस कंप्लायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी थोड़ी चीजें अपने के लिए इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑडिटर भी अपॉइंट करना तो हमको ही है ना, बिकॉज वी रिप्रेजेंट द कंपनी, बिकॉज वी आर इन एम्प्लॉयमेंट, तो कहीं ना कहीं वहां इंपॉर्टेंट हो जाती है। कॉस्ट ऑडिटर मैंने पढ़ा दिया था ना 148, ठीक है, एक बार ये रिवाइज करना। कल आपकी बैच रहेगी सुबह, ठीक है, कंपनी लॉ कल रहेगी आपकी बैच। मैं सोच रहा था कि सोमवार को नहीं रखूंगा, पर फिर मन बनाया कि नहीं यार, इंटेलिजेंट है, कल सुबह ही बैच रखेंगे और वी विल बी कीपिंग इट बाय। तुम्हारी अकाउंट्स की कितनी बजे रहती है रिवीजन? 8:30 ना। कल विनय भैया को मैं रोकूंगा, विनय भैया से रिक्वेस्ट कर लूंगा आज छोड़ दो। नहीं ठीक है, फिर भी मैं रिक्वेस्ट कर लूंगा कि कल मत लो, क्योंकि मैं कल सुबह लेना चाहता हूँ, या मैं एक्चुअल सुबह ही लेना चाहता हूँ अब, कि सुबह सुबह मेरे पास टाइम ज़्यादा मिल जाएगा। मेरी बैच होती है 12 बजे, तो आई सपोज कि मैं 7 बजे से ले लूँ 12 बजे तक, मतलब ज़्यादा हो गया, 2-2 ढाई घंटे तो ले लें, 2-2.5 घंटे दो जो शाम को लेते हैं वो सुबह शिफ्ट करते हैं, ऐसा चाहता था मैं। ठीक है, समझते हैं, समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा, चिंता मत करो। चलो 1 to 8 की बात करो, सेक्शन 1 to 8, जो क्वेश्चन बता रहा हूं वही लिखो, ना इधर ना उधर, वही आएंगे। पहला क्वेश्चन 1 to 8 से, पहला क्वेश्चन 1 to 8 से, मैनर ऑफ मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक मैनर। इलेक्ट्रॉनिक मैनर में बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन किए जाएंगे? ठीक है, मैनर ऑफ मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक मैनर, ये आपको होमवर्क दिया था, रूल नंबर 3 है, और आपको कहा था आप ही को पढ़ना है, ये शायद मैंने नहीं पढ़ाया होगा या बातचीत कर ली होगी। ठीक है, रूल नंबर 3 मोस्ट टाइम भी है, एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न आएगा। कैसा आएगा? एप्लीकेशन बेस्ड। दूसरा, एप्लीकेशन बेस्ड दूसरा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या रजिस्टर्ड ऑफिस पर ही रखना जरूरी है, या रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा किसी और प्लेस में रखा जा सकता है, और रखा कहां जा सकता है इस पे भी फोकस करना है, इंडिया में या आउट ऑफ इंडिया। दूसरी बात, प्लेस ऑफ कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, प्लेस ऑफ कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, वेदर एट रजिस्टर्ड ऑफिस और अदरवाइज और एनी अदर प्लेस, इन इंडिया और अब्रॉड, इन इंडिया और अब्रॉड। ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन अगेन। तीसरा क्वेश्चन MCQ में,
In case books of accounts are maintained out of India, टाइम ऑफ समरी, कितने दिन में समरी मिल जानी चाहिए? एमसीक्यू में अगर आज सुबह ये प्रश्न आए और आपको 4 ऑप्शन दिए जाएं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, जवाब बताइए। लगाओ अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100, ABCD। एक होता था ना, वो खेलते थे राम जी की, यहाँ पे आया, खेलते नहीं खेलते थे, याद तो है, आपको याद है? ठीक है, अंग बंग चोकचंग नहीं, एक कुछ वर्ड गिनते थे, 1 2 3 4, जो ठीक लगे वो उस पर दबाओ किसी मंत्र को बोल के। ठीक है यार, तुम लोगों ने इतने नहीं खेले होंगे, हमने खेले थे। ठीक है, खैर नहीं, वो तो है ही अक्कड़ बक्कड़। तो इट इज क्वार्टरली, अगर फॉरेन ब्रांच है ना तो क्वार्टरली, 3 मंथ्स बेटा, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, चौथा, फॉरेन ब्रांच पर रखे हुए बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कैसे किया जाए? क्या एनी अदर पर्सन इज एलिजिबल? फॉरेन ब्रांच पर रखे गए बुक्स ऑफ अकाउंट्स का इंस्पेक्शन, ऐसा लिखो, इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स केप्ट एट फॉरेन ब्रांच, इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स केप्ट एट फॉरेन ब्रांच। ठीक है। फिफ्थ, पीरियड ऑफ प्रिजर्वेशन या टाइम फॉर प्रिजर्वेशन। और सिक्स्थ, पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर आएगा तो इन्हीं में से पूछा जाएगा, वरना नहीं आएगा। ये पीरियड ऑफ मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ना, इस पर एमसीक्यू भी आ सकता है, ध्यान रखना, देयर कुड बी एमसीक्यू ऑन दीज एज वेल। चलो 1 बाय 1 इन क्वेश्चंस के आंसर दे रहा हूं, ठीक है, गौर फरमाइएगा। अंजनी रघुवंशी, जानवी शर्मा क्यों अटेंड नहीं कर रही है? उसको फोन लगाकर कहना ना, पूछना तो सही कि आखिर अटेंड क्यों करनी कर रही है, मेरे को भी तो पता चले क्या व्यस्तता है इसी। शायद पता नहीं होगा कि भैया बैच भी चल रही है कोई, रिकवरी मतलब रिवीजन, जिसमें हम बच्चों के पाप धो रहे हैं। नहीं और क्या, इसको क्या ही कहेंगे अपन। और हाँ, हमारे जमाने में तो कोई रिवीजन ही नहीं होता था, एक बार का कोर्स ही कंप्लीट नहीं होता था, रिवीजन तो बहुत दूर है। हाँ हाँ, रिकॉर्डेड भी नहीं मिलता था। ठीक है, चलो सबसे पहला, एवरी कंपनी शैल प्रिपेयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स on true and fair basis. Every company shall prepare books of accounts on true and fair basis on double entry system and accrual method of accounting या accrual basis. करेक्ट है, डबल एंट्री सिस्टम, accrual basis पर, true and fair basis पर उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने हैं। ठीक है, अब यहां पर एक पॉइंट और मर्ज होता है कि ऐसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को तथा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मर्ज हो रहा है 128 में ही, रजिस्टर्ड ऑफिस पर ही रखा जाएगा। ठीक है, तो कंपनी क्या करे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ट्रू, फेयर, डबल एंट्री सिस्टम, अक्रूवल बेसिस पर बनाए और रजिस्टर्ड ऑफिस पर रखे। अपार्ट फ्रॉम इट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी रजिस्टर्ड ऑफिस पर ही रखे, पहली बात। दूसरा,
जितने भी ट्रांजैक्शन कंपनी के हुए, चाहे वो रजिस्टर्ड ऑफिस से हुए या एनी अदर ऑफिस से हुए, उन सभी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड आपको रखना है। मतलब ब्रांच ऑफिस से भी हुए तो रिकॉर्ड तो रजिस्टर्ड ऑफिस पर ही रखे जाएंगे, प्राइमरीली तो यही है। ठीक है। तीसरा, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप चाहें तो इलेक्ट्रॉनिकली भी रख सकते हैं। तो पहला, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ट्रू फेयर अक्रूवल बेसिस डबल एंट्री सिस्टम पर ना सिर्फ ट्रांजैक्शन टेकन प्लेस एट द रजिस्टर्ड ऑफिस बट ऑल्सो ट्रांजैक्शंस एट एनी अदर ऑफिसेस इंक्लूडिंग ब्रांच ऑफिसेस को आपको मेंटेन करना है। इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आप रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखेंगे, इवन आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी रजिस्टर्ड ऑफिस पर ही रखेंगे। ठीक है, ये तो बेसिक बातें हो गई। यहां से दो प्रश्न, एक इलेक्ट्रॉनिक मैनर में कैसे रखे जाएगा ये आपका करना है, आपको करना है रूल नंबर 3 IMP। दूसरा, क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आप रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा किसी और प्लेस पे रख सकते हो? तो मंथन राठौर, इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को किसी और प्लेस पे रखा जा सकता है सब्जेक्ट टू कंडीशन कि जैसे ही बोर्ड ने ये डिसाइड किया 7 डेज में इसकी जानकारी फॉर्म नंबर AOC 5 में ROC को दी जाएगी। बट इंडिया में ही ये प्लेस बदल सकते हो और कहीं नहीं। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप अदर प्लेस पे रख सकते हो, डिसाइड कौन करेगा? बोर्ड करेगा। बट रखोगे कहां? इंडिया में। और जैसे बोर्ड रिजोल्यूशन पास हुआ 7 डेज में ROC को क्या फॉर्म फाइल होगा? AOC 5। तो जानकारी मतलब कौन सा सवाल का आंसर दे दिया मैंने? अंशिका पालीवाल, कि रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहीं और मेंटेन कर सकते हो सब्जेक्ट टू रिक्वायरमेंट कि इसकी जानकारी आप 7 डेज में ROC को दो AOC 5 में, प्लस इंडिया में ही किसी और प्लेस पे रखेगा, इंडिया के बाहर नहीं। तो अगर प्रश्न पूछे क्या इंडिया के बाहर बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखते हैं? नहीं। क्या इंडिया में किसी और स्थान पे रख सकते हैं? हाँ। कैसे? बोर्ड रिजोल्यूशन से। क्या करना पड़ेगा? AOC फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। कितने दिनों में? 7 दिनों में। मेरे हिसाब से यू विल फाइंड ओनली वन फॉर्म इन दी कंपनीज एक्ट जो 7 दिनों में ROC को फाइल होता है। 7 दिनों में। वैसे फॉर्म्स तो कई हैं, जैसे अपन ने कल ही पढ़ा था कि 15 दिन में ड्राफ्ट मिनट सभी को भेजे जाएंगे और 7 दिन में कमेंट लिए जाएंगे। तो 7 दिन मिलेंगे तो बहुत जगह, पर ROC को 7 दिन में इंटीमेट करने वाला पॉइंट एक ही है, दैट इज सेक्शन नंबर 128 उपधारा 1 रूल नंबर 2A। रूल नंबर 2A है इसके साथ। ठीक है, AOC 5 में जो जाता है ना, रूल नंबर 2A है। ठीक है, आगे बढ़ूं तो मैंने 2 प्रश्नों के जवाब दे दिए। एक इलेक्ट्रॉनिक मैनर आप करेंगे और दूसरा मैंने कह दिया इंडिया में किसी और प्लेस पे रख सकते हो, इंडिया के बाहर नहीं। क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना। सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 1 के कारण ही सबसेक्शन 2 जन्म ले रहा है। मतलब बेसिकली 1 ही डिराइव करता है या 1 से ही डिराइव्ड है सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 1 कहता है कि ट्रांजैक्शंस जिसका रिकॉर्ड आपको रखना है रजिस्टर्ड ऑफिस पर, वो न सिर्फ वो हो जो रजिस्टर्ड ऑफिस से हुए हैं बल्कि ब्रांच ऑफिस भी हुए हैं। उनकी जानकारी आपको कहां मेंटेन करना है? रजिस्टर्ड ऑफिस पर अदियान खान सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर ब्रांच ऑफिस पर कोई ट्रांजैक्शन हुए हैं तो वैसे तो नियम कहता है कि रजिस्टर ऑफिस पर ही एंट्री होनी चाहिए, पर एक काम करो, मत करो। ब्रांच ऑफिस पर जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं आप उनका रिकॉर्ड ब्रांच ऑफिस पे रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इनकी समरी आपको पीरियोडिकली रजिस्टर्ड ऑफिस पर भेजनी पड़ेगी। वैसे तो नियम था वहीं पे एंट्री की जाए, पर आपको लगता है कि कहां इतनी ब्रांचेस हैं तो कितनी एंट्री करेंगे? तो सभी ब्रांचेस को बुलाओ कि अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स स्वयं मेंटेन करे और पीरियोडिकली हमें इंफॉर्मेशन दे। अगर ब्रांच ऑफिस इंडिया का है तो वो पीरियोडिकल बता दे। पीरियोडिक बताया मतलब फिक्स नहीं है, जब चाहे तब, बट पीरियोडिक होना चाहिए। ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू फॉरेन ब्रांच तो वो इंफॉर्मेशन आपको क्वार्टरली देगी।
वो इन्फॉर्मेशन आपको क्वार्टरली देगी। तो इसका मतलब ये तीसरा क्वेश्चन का आंसर आ गया कि फॉरेन ब्रांच आपको क्वार्टरली बेसिस पर समरी देगी। ठीक है, 6 मंथ नहीं है। हाँ नहीं ठीक है, क्वार्टरली मतलब 3 मंथ्स है ना, 3 माह ही होता है। ठीक है, उसके बाद अपन आगे बढ़े और ठीक। अब अपन पहुंच गए सबसेक्शन 3 पर। सबसेक्शन 3 पर तो उसने कहा कि ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल रहेंगे। ध्यान रखना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर नॉट अवेलेबल फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ मेंबर्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर नॉट अवेलेबल फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ मेंबर्स। दे आर नॉट अवेलेबल, नहीं होते अवेलेबल। करेक्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर सकते हैं। एक यहां पे एक और क्वेश्चन बन रहा है, ध्यान से सुनना, सुन लो पहले फिर बनाना। अगर सब्सिडरी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करना है तो वही व्यक्ति कर पाएगा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिजोल्यूशन से अथोराइज्ड है। आईएमपी मार्क करना, ये भी बनेगा क्वेश्चन। एप्लीकेशन बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड कि सब्सिडरी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को होल्डिंग का कोई व्यक्ति क्या करना चाहता है, इंस्पेक्ट करना चाहता है होल्डिंग का, तो होल्डिंग के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से जो ऑथोराइज्ड है वही इंस्पेक्ट कर पाएगा। तो वैसे तो कंपनी के डायरेक्टर अपनी कंपनी के तो कर ही सकते हैं, पर सब्सिडरी के करना चाहते हैं तो बोर्ड रिजोल्यूशन से ऑथोराइज्ड होने चाहिए। इसका मतलब क्या, ABC, सुनना मेरी बात, ABC एक SM फूड्स के डायरेक्टर हैं, ठीक है, इसकी एक सब्सिडरी है SM इंफ्रा, ठीक है, इसके तो आप इंस्पेक्ट कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ABC, बट इसके इंस्पेक्ट करना चाहते हो तो इस डायरेक्टर को, इनमें से किसी को भी अगर करना है या किसी और को भी करना है तो बोर्ड रिजोल्यूशन से अप्रूवल लेना पड़ेगा, वरना नहीं कर पाएंगे। होल्डिंग अगर किसी को अनुमति दे रही है तो उसको बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, वरना नहीं। ठीक है, और मेंबर तो कर ही नहीं सकते, ध्यान रखिएगा। अब इसी में एक और पॉइंट मर्ज कर रहा हूं, फॉरेन ब्रांच पर कोई इंफॉर्मेशन रखी हुई है, कहां की है, और डायरेक्टर कहता है कि नहीं मेरे को तो फॉरेन ही जाना है और इंफॉर्मेशन देखकर आना है, टिकट बना कर दो, तो ये अधिकार नहीं है। अगर फॉरेन ब्रांच पर रखी हुई इंफॉर्मेशन कोई डायरेक्टर मांगता है, जो सिर्फ डायरेक्टर ही मांग सकता है, कोई और नहीं, तो ध्यान रखिएगा कंपनी उससे ये इंफॉर्मेशन 15 दिन में अवेलेबल करवाएगी। कितने दिन में, MCQ 15 डेज में MCQ। एक भी MCQ गलत नहीं होगा, मैंने क्या कहा, एक भी गलत होना नहीं चाहिए, नहीं तो तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, ध्यान रखना। 20 के 20 पूरे चाहिए मेरे को। 80 मार्क्स में से फिर अपन दौड़ लगाएंगे कि कितने आ रहे हैं किसको, उस 20 में से एक भी मार्क कटना नहीं चाहिए, भले फिर टिपना भी क्यों ना पड़े, टिपना भी क्यों ना पड़े। तो मंथन सारे ऐड करना है, और फिर कोई पूछे तो जवाब भी तेरे को देना है, बताना है एक दूसरे को, ध्यान रखना, इतनी मत करना बच्चों, हाँ ऐसा नहीं है, टिपने की भी हिम्मत होना चाहिए, इतना डरने की जरूरत नहीं है। कोई बताए, कोई पूछे तो बता भी देना, और अपने को जरूरत पड़े तो पूछ भी लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इंदौर सेंटर लेना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इंदौर से ही अपीयर करेंगे, और सब एक दूसरे का साथ दें, टिपाने में बिल्कुल मदद करें, ठीक है। टिपने के लिए इंदौर बिल्कुल सही, साम दाम दंड भेद सब मेहनत करने के बाद जो जरूरत हो वो सब लगा देंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, हाँ किसी को बोलना मत कि हमारे श्रेयांश सर ये भी बता रहे थे। हाँ देख लो, सिद्धि जैन भी यही कह रही है। आगे बढ़ रहे हैं, कहां पहुंच गए अब, इंस्पेक्शन हो गया ना, फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर कोई इंस्पेक्ट करने आया, डायरेक्टर वगैरह ये सब कोई भी, तो एक बात ध्यान रखना कि भैया कंपनी के एम्प्लॉयज को उनको नेसेसरी असिस्टेंस देना है, तो वो ढूंढ ही रहे हैं और घूम ही रही हैं, मिल ही नहीं रहा है कुछ, तो काम नहीं चलेगा, फिर उनका आना और नहीं आना मतलब ही नहीं है, तो प्रॉपर असिस्टेंस देना पड़ेगा, ठीक है। हाउ लॉन्ग सच बुक्स ऑफ अकाउंट शैल बी केप्ट इन कस्टडी, तो कहा गया जिस फाइनेंशियल ईयर को ये बिलोंग करते हैं उस फाइनेंशियल ईयर से 8 साल,
ठीक है। बट अगर किसी प्रकार का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और उनको रखा गया है कि आप लंबे समय तक इनको रखें, मतलब जो चैप्टर नंबर 14 में होती है, किस में होती है? 14 में है मेंशन। जरा चेक कर, चैप्टर नंबर 14 मेंशन होगा बेयर एक्ट में 128 में, 128 में बेयर एक्ट में चेक करो, स्पाइरल में तुम्हारे मिलेगा। हाँ देख लो कि अगर इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो ऐसे केस में जो चैप्टर नंबर 14 की होती है, अगर लंबे समय तक बोले तो आपको उस लंबे समय तक इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ठीक है। और नेक्स्ट एमसीक्यू जो छप रिया है, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ध्यान रखना, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए जिम्मेदार हैं वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी मेंटेन करने के लिए जिम्मेदार हैं। तो आंसर सेम रखिएगा, एमसीक्यू में पूछा जाए तो जवाब देकर आइएगा। पहला मैनेजिंग डायरेक्टर, दूसरा होल टाइम डायरेक्टर जो फाइनेंस को देख रहा है, जो फाइनेंस को देख रहा है। तो अगर ये दो हो, तीसरा सीएफओ, सीएफओ, ठीक है। और चौथा अगर कोई ऑफिसर अपॉइंटेड है इस काम को देखने के लिए तो चौथा वो व्यक्ति। तो एमडी, डब्ल्यूटीडी, सीएफओ और एनी अदर पर्सन अथोराइज्ड। ठीक है, ये चार लोग जिम्मेदार होंगे। आईएमपी मार्क करिएगा, प्रश्न किसी भी तरह का पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न मंथन राठौर बना लिए अपन ने। अब अपन पहुंच गए 1 to 9 में, सेक्शन 1 to 9 ही आएगा ना अब। ठीक है, बोलूं अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो सेक्शन 1 to 9 है, पहले तो ये कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आते क्या है, बैलेंस शीट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है, इक्विटी पोजीशन मतलब चेंज इन द पोजीशन ऑफ इक्विटी आता है, या फिर उसके बाद मुझे कह देना चाहिए कि नोट्स टू द अकाउंट्स, जैसे नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, करेक्ट है। फिर कौन सी कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं होती? ओपीसी स्मॉल डॉर्मेंट, ओपीसी स्मॉल डॉर्मेंट बता रखा है आप लोगों को कि किसको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। ओपीसी स्मॉल डॉर्मेंट, ऑल ऑफ दी अबव, जवाब होगा ऑल ऑफ दी अबव। क्लियर बात? आगे बढ़ रहा हूं। अब मुझे कहना चाहिए कि मयूर राजदेव, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्लेस कहां होगा? ये सेक्शन 1 to 9 में लिखा नहीं होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्लेस कहां होगा? ये सेक्शन 1 to 9 में लिखा नहीं होगा। द रीजन बिहाइंड कि 1 to 9 फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बाकी की बात करता है, पर प्लेस 1 to 8 में लिखा हुआ है, पहले पैराग्राफ दूसरी या तीसरी लाइन में। चेक करो, 1 to 8 के सबसेक्शन 1 के पहले ही पैराग्राफ में लिखा हुआ है रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखा जाएगा। हाँ या ना? तो मेरा कहना है कि हनी जैन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहां रखे जाएंगे ये 1 to 9 में नहीं बताया गया। इसका जवाब 1 to 8 में है। कोई समझदारी नहीं की भैया, यही लिख देते, करनी कुछ तो नया करेंगे। तो 1 to 9 कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर बेसिस पे बनाया जाए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके, शेड्यूल 3 को फॉलो करके बनाया जाए। शेड्यूल 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और ट्रू एंड फेयर बेसिस पर बनाए जाएं। लेकिन अगर तुम्हारी कंपनी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है या स्पेसिफिक एक्ट में रजिस्टर्ड कंपनी है, तो उन्हें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने की जरूरत नहीं है, उन पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी। ठीक है, वो उनके शेड्यूल के हिसाब से बना ले, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझना, इसी में अभी सबसेक्शन 2 नहीं आया। वैसे तो अपन कह रहे हैं कि ट्रू एंड फेयर बेसिस पे बनाना चाहिए, पर अगर एक बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी या फिर अदर एक्ट में रजिस्टर्ड कंपनी अपने एक्ट के हिसाब से क्या बनाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, उनमें जो डिस्क्लोजर दिए हैं वो देती है, कंपनीज एक्ट में जो डिस्क्लोजर दिए हैं वो नहीं देती, तो भी उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ट्रू एंड फेयर ही माना जाएगा, ऑल्दो उन्होंने कंपनीज एक्ट फॉलो नहीं किया। द रीजन बिहाइंड स्पेशल प्रिवेल ओवर द जनरल, करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ट्रू एंड फेयर ही माना जाएगा।
बात क्लियर क्या? बात क्लियर क्या? यहां सबसेक्शन 1 खत्म हुआ और पहला क्वेश्चन ट्रू एंड फेयर बेसिस को समझाओ। हाँ, ट्रू एंड फेयर बेसिस को समझाओ, और ये लिखना पड़ेगा कि बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, या फिर अगर कोई स्पेसिफिक एक्ट में रजिस्टर्ड कंपनी है, अगर बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी या स्पेसिफिक एक्ट में रजिस्टर्ड कंपनी अगर अपने हिसाब से, मतलब अपने शेड्यूल, अपने एक्ट के हिसाब से डिस्क्लोजर देती है तो ट्रू एंड फेयर बेसिस पर ही माना जाएगा। अदरवाइज आपको कंपनीज एक्ट फॉलो करना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना है, शेड्यूल 3 फॉलो करना है। तो यहां पर पूछा जाएगा ट्रू एंड फेयर बेसिस का प्रणव कुमार मतलब क्या है? प्रणव कुमार फ्रॉम बिहार। ठीक। दूसरा क्वेश्चन 129 से सबसेक्शन 2 पढ़ाया हुआ है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेट बिफोर द एजीएम। अगर कंपनी की सब्सिडरीज हैं, एसोसिएट्स हैं, तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल आल्सो बी लेट बिफोर द एजीएम अलोंग विथ स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। करेक्ट है। और सब्सिडरीज को लेकर, एसोसिएट्स को लेकर एक सेपरेट स्टेटमेंट अलग से दिया जाएगा फॉर्म नंबर AOC 1 में। करेक्ट? नहीं आएगा एग्जाम में, नहीं आएगा एग्जाम में। ठीक है, स्टैंड अलोन देना है पहली बात। दूसरा, सब्सिडरी एसोसिएट है तो कंसोलिडेट भी एजीएम में रखना है, और उनका सेपरेट भी स्टेटमेंट AOC 1 में रखना है, सेलिएंट फीचर वाला। नहीं आएगा एग्जाम में। एग्जाम में आएगा दूसरा क्वेश्चन, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं किए तो क्या एक्सप्लेनेशन बोर्ड देगा? 2 लिखिए। कौन सा क्वेश्चन? एक्सप्लेनेशन अगर फॉलो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किए तो क्या रिक्वायरमेंट पूरी करोगे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं किए तो क्या रिक्वायरमेंट पूरी करोगे? 2। और तीसरा दोस्तों, कौन सी कंपनी को कंसोलिडेट करने की जरूरत नहीं है? 3। पहला तो देख लिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर बेसिस। दूसरा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किए तो क्या करोगे, रेमेडी क्या है? और तीसरा, कंसोलिडेट किसे करने की जरूरत नहीं है? ठीक है। चौथा, मेंटेन कौन करके रखेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, कौन संभालने के लिए जिम्मेदार है? चौथे प्रश्न का तो जवाब दे दिया मैंने। कौन देगा? MD, WTD जो इंचार्ज ऑफ फाइनेंस है, या CFO, या एनी अदर पर्सन अथॉराइज, सेम एज बुक्स ऑफ अकाउंट्स, है ना? अरे बोलो, ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन। ठीक है। ठीक। 4th क्वेश्चन क्या था? हु इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। दूसरे और तीसरे प्रश्न का जवाब दे रहा हूं, दूसरा और तीसरे प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। दूसरा तीसरा। दूसरा प्रश्न कहता है कि कौन सी, अगर बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं किए तो क्या करना पड़ेगा? 3 बातें हैं जिसका डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देना पड़ता है। पहला, चेंज क्या है? तुमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया तो चेंज क्या है? दूसरा, रीजंस ऑफ सच चेंज को इन्होंने वर्ड डेविएशन लिखा है तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड अपन भी लिखेंगे। व्हाट इज द डेविएशन? चेंज क्या है? व्हाट इज द रीजंस ऑफ सच डेविएशन? और थर्ड, इफेक्ट ऑफ सच डेविएशन, प्रभाव क्या पड़ा? ये 3 बातें आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। 3 बातें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। स्मृति निगम। ठीक है। हर्ष कलवानी, वंशिका जैन। तीसरा प्रश्न, कौन सी कंपनी को कंसोलिडेट नहीं करना है? इसका प्रश्न का जवाब मैंने तुम्हें रटवाया था, है ना? मुझे ध्यान है। और इसका रूल नंबर 6
बताया था, रूल नंबर 6 बताया था। करेक्ट। पहली बात, कौन सी कंपनी को कंसोलिडेट नहीं करना है, इसका मतलब ये बात तो तय है कि उसकी कोई ना कोई सब्सिडरी तो है और वो कंसोलिडेट करना नहीं चाहती, मतलब बिंग होल्डिंग कंपनी, तो उसे कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। पहली कंडीशन, ये होल्डिंग कंपनी जिसकी सब्सिडरी होती है, जिसको कंसोलिडेट करने की जरूरत है, फिर भी वो कंसोलिडेट नहीं करना चाहती, जरूरत है पर चाहता ही, तो क्या कंडीशन ऐसी पूरी करे, तो ये रूल नंबर 6 छाप के आना, रूल नंबर 6। ठीक है, जिन क्वेश्चंस को अपन ने आईएमपी मार्क कर लिया है उनके रूल्स तो ध्यान से रख के जाना कि आ जाए तो तड़तड़ लिखना ही बाकी हो। प्रणव कुमार, समय वही तो बचेगा, अपने को तो पता है कि एक क्वेश्चन प्रिपेयर किया था वही छप जाए, तो उससे और क्या बेहतर चाहिए अपने को। 90% क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो आएंगे बच्चों, जो बता दिए, नहीं जाएगा बाहर पेपर, मुझे इतना यकीन है कि जितने क्वेश्चंस, हाँ अभी क्वेश्चन इतने सारे हैं तो बात बहुत गलत है, तुम बहुत गलत हो। क्वेश्चन इतने सारे बना दिए, और क्या चाहिए, मतलब वो नहीं, क्वेश्चन इतने बनवा दिए, अब क्या। सबसे पहला, जो कंसोलिडेट नहीं करना चाहती वह खुद भी होली ओन सब्सिडरी हो या पार्टली ओन सब्सिडरी हो। पहली बात, वह खुद भी होली ओन सब्सिडरी हो या पार्टली ओन सब्सिडरी हो, मतलब होल्डिंग के ऊपर की एक और होल्डिंग है, यह बात तो तय है। ठीक है, दूसरी बात, वापस देखो, ये सब्सिडरी है, इसकी एक होल्डिंग है एच, ये होल्डिंग इस सब्सिडरी को कंसोलिडेट नहीं करना चाहती, तो पहली रिक्वायरमेंट इस एच का भी कोई होल्डिंग हो H1। अब ये एच या तो होली ओन सब्सिडरी हो या पार्टली ओन सब्सिडरी हो। पार्टली ओन सब्सिडरी मतलब सब्सिडरी, ठीक है, होली ओन्ड होती है या सब्सिडरी होती है, करेक्ट है, मतलब सब्सिडरी वर्ड बड़ा है, सब्सिडरी इंक्लूड्स बोथ होली ओन्ड एंड पार्टली ओन्ड, तो एक ही लिख देता सब्सिडरी, ये बात खत्म। ठीक है, क्या ही समझाएं। तो ये कंपनी जो कंसोलिडेट नहीं करना चाहती वह भी या तो होली ओन सब्सिडरी हो या पार्टली ओन सब्सिडरी हो, पहली कंडीशन। दूसरा, इसने सभी मेंबर्स को अपने नोटिस दिए, करेक्ट, सभी को, मतलब इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों को, मतलब भले प्रेफरेंस का वोटिंग राइट नहीं था, सभी को नोटिस दिया, और किसी भी मेंबर ने मना नहीं किया, मतलब हाँ किया, ऐसा जरूरी नहीं है, हाँ इज नॉट रिक्वायर्ड, किसी भी मेंबर ने मना नहीं किया, नो वन हैज वोटेड अगेंस्ट इट, ऑब्जेक्शन किसी ने नहीं लिया, सबने हाँ किया हो ये रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी ने मना ना किया हो ये रिक्वायरमेंट है। ठीक है, चुप है तो कोई दिक्कत नहीं है, खामोशी को कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं हो बस। तीसरा, थर्ड, लिस्टेड नहीं है ना इंडिया में ना इंडिया के बाहर, और चौथा, इसकी जो अल्टीमेट होल्डिंग है ना H1 वो इन सबको कंसोलिडेट कर रही हो, कंसोलिडेट कर रही हो और एजीएम में प्रस्तुत कर रही हो। ये चार कंडीशन जो पूरी करेगा वो कंपनी कंसोलिडेट करेगी, ये जरूरी नहीं है, वो कंपनी कंसोलिडेट करे ये जरूरी नहीं है। बिल्कुल सही अनुष्का सेंगर, करेक्ट। प्रियांश आया कि नहीं आया वापस? हाँ यार, ये बच्चा गुस्सा हो जाता है चला जाता है, इसलिए देखना पड़ता है, नहीं आया, बुरा मान जाता है वो। ठीक है, बात क्लियर क्या? तो ये चार क्वेश्चन प्रिपेयर हुए। पहला, ट्रू एंड फेयर व्यू। दूसरा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किए तो क्या करना पड़ेगा। तीसरा, कंसोलिडेट नहीं करना है तो क्या, और चौथा, फाइनेंशियल्स को संभालने के लिए जिम्मेदार कौन है। ठीक है, सेक्शन 130 पर आइए। सेक्शन 130 का एक ही क्वेश्चन बनेगा, एप्लीकेशन बेस्ड। सेक्शन 130 का देयर वुड बी अ सिंगल क्वेश्चन। एक बार रीड करूं,
2 मिनट। 129 सबसेक्शन 7 रीड कर रहा हूं, कुछ खास है लगता है? नहीं मैंने नहीं पढ़ाया, उसका मतलब फिर खास नहीं होगा, क्योंकि खास जो है वो तो मैंने पढ़ाई होगी। खास बातें तो मैं अक्सर बताता हूँ बेटा। वो होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी किसी कंपनी को रिक्वायरमेंट कर सकती है एग्जाम्ट, वो तो नहीं है। बस खत्म है, दोनों काम के नहीं है। हाँ इसलिए नहीं तो मैं पढ़ा देता बेटा, तुमसे ज्यादा तुम्हारी चिंता मुझे भी है, वो तो है ही, बाकी को तो है ही। सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम कर सकती है, काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं, काट दो। ठीक है चलो पहुंच जाओ 130 पर। 130 का एक ही एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा। 130 का एक ही एप्लीकेशन क्वेश्चन आएगा। सुनना मेरी बात, कि अगर कंपनी को अपने, या यूं कहूं कि अगर कंपनी ने कोई फ्रॉड किया है या कंपनी में मिसमैनेजमेंट हुआ है और कंपनी ने फ्रॉड से या मिस स्टेटमेंट से, मिस मैनेजमेंट से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना लिए, तो बताइए कि बिंग अ मेंबर क्या आपके पास उनको फिर से बनवाने का कोई पावर है क्या? ठीक है, तो सबसे पहली बात, कंपनी खुद से तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रीओपन करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिकास्ट नहीं कर सकती, मतलब खुद की गलती तो वो सुधार नहीं सकती इन रिलेशन विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इन रिलेशन विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। पर सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड सुधार सकती है 131 में, सर बोर्ड रिपोर्ट से संबंधित सुधार सकती है 131 में, बट बुक्स ऑफ अकाउंट्स की गलती वह सुधार नहीं सकती। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को खुद से वॉलंटरीली वो सुधार नहीं सकती। बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे कहना चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फिर से बनाना है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके बाद बनाना है, तो कंपनी खुद से नहीं कर सकती अनलेस एंड अनटिल ट्राइब्यूनल ने या कोर्ट ने इस संबंध में ऑर्डर ना दिया हो। ठीक है, तो कंपनी शैल नॉट on its own reopen and recast its books of accounts and financial statement unless so directed or ordered by court या फिर ट्राइब्यूनल। ठीक है, ऑन दी एप्लीकेशन ऑफ यहां कर सकते हैं आप सिबी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर इंटरेस्टेड या कनेक्टेड पर्सन। करेक्ट है, इनकी एप्लीकेशन पर ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड और मिसमैनेजमेंट। ठीक है, बात क्लियर? तो खुद से तो नहीं करोगे, ठीक है ये बात। तो दूसरा, जैसे ही ऐसी एप्लीकेशन किसको मिली, ट्राइब्यूनल या कोर्ट को, ट्राइब्यूनल इस बात का नोटिस बाकी के लोगों को देगा। बाकी मतलब कौन? सेबी ने एप्लीकेशन कर दी तो बाकी कौन हो गए, सीजी एंड कनेक्टेड पर्सन और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, हाँ या ना, यही होंगे। तो बाकी के लोगों को नोटिस दिया जाएगा, किसी ने एप्लीकेशन की तो बाकी के लोगों को नोटिस दिया जाएगा और बोला जाएगा रिप्रेजेंटेशन देना हो तो दे दो भाई, तुम्हें जो कहना हो कह दो, तुम्हें जो कहना है कह दो। ठीक है, फिर ट्राइब्यूनल या कोर्ट का डिसीजन फाइनल होगा या एमपी मार्क करें, एमसीक्यू में पूछा जाएगा। और दूसरा, पिछले 8 सालों के रिकॉर्ड्स को ही आप क्या कर पाओगे, मेरा कहना है कि रीओपन करके कर सकते हो, अनलेस उसने इन्वेस्टिगेशन के कारण लंबे समय तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स ना रखे हो। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स लंबे समय तक रखे हैं तो फिर आप उनको भी रिव्यू कर सकते हो, ध्यान रखिएगा। ठीक, 1 to 9 खत्म। मतलब खास बात क्या, खुद से तो कर नहीं सकते, दूसरा ऑर्डर फाइनल होगा, तीसरा 8 सालों के को ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रीओपन कर सकते हो, ध्यान रखिएगा, काफी है। चांसेस नहीं है, एमसीक्यू में पूछ लिया जाए तो बात अलग है, एमसीक्यू में पूछ लिया जाए तो बात अलग है, अलग है, अलग है। ठीक है, फिर अपन पहुंच गए 131 पे। 131 पे पहुंच गए तो मेरा कहना है कि 131 कहता है कि अगर बुक्स ऑफ नहीं, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1 to 9 के हिसाब से नहीं बने, गलती हो गई कुछ, बोर्ड रिपोर्ट 134 के हिसाब से नहीं बनी, हो सकता है उसमें कुछ गलती हो गई हो, तो समझना
कंपनी के बिहाफ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन, पिछले 3 सालों के ही बोर्ड रिपोर्ट या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सुधारने के लिए ट्राइब्यूनल को अप्लाई कर सकते हैं। पिछले 3 सालों के ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर बोर्ड रिपोर्ट को सुधारा जा सकता है, उससे पहले के नहीं, ये ध्यान रहे। ठीक है। ट्राइब्यूनल को जैसी एप्लीकेशन मिलती है, ट्राइब्यूनल इस बात का नोटिस बाकी की अथॉरिटीज को देगी, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे सेबी हो, कोई भी हो। ठीक है, इनको नोटिस देगी, रिप्रेजेंटेशन लेगी। ठीक है, कोई खास बात नहीं है। आप सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर में एक ही बार रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइल कर सकते हो। मतलब फिर से पिछले 3 सालों के ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप क्या कर सकते हो, सुधरवा सकते हो, और एक ही बार 1 साल में इन्हें आप फाइल कर सकते हो आरओसी को। मतलब 1 साल में एक ही बार सुधार किया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। करेक्ट है, उससे ज्यादा नहीं, और सिर्फ पिछले 3 सालों के। यही खास काम का है, बाकी बोर्ड रिपोर्ट में इसकी रीजनिंग दी जाएगी। इससे ज्यादा 131 काम का नहीं है, इससे ज्यादा 131 इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पिछले 3 सालों के ही कर सकते हो, एक बार में एक ही साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल किए जा सकते हैं। ठीक है, बोर्ड रिपोर्ट में रीजनिंग दी जाएगी का, बस 134 नहीं पढ़ना, नफरा। ठीक है, 132 नहीं पढ़ना। ठीक है, छोड़ दो, अगर मुझे लगेगा आखिरी में तो बता दूंगा, पर कोई जरूरत नहीं, फालतू है। 133 बिल्कुल छोड़ दो, काट दो, बिल्कुल ही काट दो 133, कोई चांस ही नहीं है, बाद में भी नहीं पढ़ाऊंगा, सोचूंगा भी नहीं। मतलब 133 को पढ़ाने की सोचूंगा भी नहीं, 132 को तो और सोच सकता हूं, पर 133 तो बिल्कुल ही नहीं सोचूंगा, काट दो। 134 सबसेक्शन 1 सिग्नेचर में एग्जाम का आईएमपी क्वेश्चन। 134 सबसेक्शन 1 सिग्नेचर में एग्जाम का आईएमपी क्वेश्चन। 2 मिनट रुकना है बच्चों। क्या तुम तो लेके जाओ, सब काम निपटाओ, अगर तो कल लेंगे, नहीं पहले वो प्रायोरिटी। 8 के बाद ही बेटी, हाँ 8 के बाद, उससे पहले तो इन्हें नहीं दे सकता। ठीक है, कहां पहुंच गए, कहां पहुंच गए? सिग्नेचर पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। या सुनना मेरी बात, पहली बात तो ये है कि कंपनी के जैसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट 129 में बने, मैंने आपको एक प्रोसीजर बनवाई थी। 129 में पहले बनेंगे सबसेक्शन 1 में, फिर 134 में अप्रूव होंगे, फिर 136 में पहले मेंबर को भेजे जाएंगे, फिर 129(2) में मेंबर्स के सामने रखे जाएंगे, फिर 137 में आरओसी को फाइल किए जाएंगे। क्या ये प्रोसीजर तुम्हें याद है? हाँ, हमें याद है, याद करो। मुझे तो याद है कि मैंने ये प्रोसीजर बनवाई थी कि 129 सबसेक्शन 1 सबसे पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओगे, फिर 134 में इन्हें अप्रूव करवाओगे, फिर 136 में एजीएम से पहले भिजवाओगे, और 129(2) में फिर एजीएम में अडॉप्ट करवाओगे, और जैसे ही एजीएम में अडॉप्ट करवाए आरओसी को फाइल 137 में होंगे। यही प्रोसीजर मेरे हिसाब से, मुझे यही ध्यान है, यही की गई होगी। अगर और होशियारी मारें
तो 136 को कनेक्ट कर देना 101 के साथ, मतलब 136 में भी 21 डेज पहले भेजते हैं और 101 में नोटिस भी 21 डेज पहले भेजते हैं, मतलब ठीक है। बस एक जगह क्लियर लिखा हुआ है, एक जगह क्लियर लिखा हुआ नहीं है। 136 में क्लियर लिखा हुआ नहीं है और यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, चेक करो। मैंने कहा तो यही रटा था, नहीं 136 में क्लियर लिखा हुआ नहीं है, मैंने यही रटा था, ये चेक करो। अरे नहीं है 136 में लिखा हुआ क्लियर, नहीं है ना। अरे यार रटने के फायदे तो हैं। हाँ बिल्कुल सही, 136 में क्लियर नहीं है। प्रोफेशनल में कंपनी लॉ हट गया रे, प्रोफेशनल में भी तुमको पढ़ाता मैं, अगर तुम पढ़ते तो। एम्प्लॉयड है, कंपनी लॉ नहीं है प्रोफेशनल में यार, वो दिक्कत है, बहुत ही दिक्कत है। दिक्कत क्या है? हाँ कंपनी लॉ है ही नहीं, 2019 से ही नहीं है बेटा, नहीं तो 2019 से पहले मैं कंपनी लॉ पढ़ाता था प्रोफेशनल में। हाँ उसमें तो ड्राफ्टिंग पढ़ा रहे हैं हम। कंपनी सब्जेक्ट क्या क्या है? फैकल्टी में रोहित भैया और एक मैडम है रितिका मैडम। रितिका मैडम नहीं सच में रितिका मैडम है ठीक है। आगे के सेक्शन सीएस प्रोफेशनल में सीआर में रोहित भैया पढ़ाएंगे तुमको, रोहित भैया पढ़ाएंगे सीआर में, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में, वो सब्जेक्ट रोहित सर पढ़ाएंगे। एक फीमेल टीचर सर, हाँ हाँ ठीक है, चलो ऐसी बातें कर रहे हो तुम। पंकज सर भी पढ़ाते हैं, वो बोल रहे थे, हाँ पहले पढ़ाते थे अभी नहीं ले रहे हैं। पंकज सर भी पढ़ाते हैं, ठीक है। वो मैम भी सीएस है, नहीं शी इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। तुम सीएस एक्स प्रोफेशनल में पहुंचो तो सही, फिर समझते हैं, फिर समझते हैं, है ना। अब आगे सुनना, अगर एक बार 129 सबसेक्शन 1 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लिए गए हैं तो इन्हें सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करेगा, बोर्ड मीटिंग में ही करेगा, क्योंकि 179 का मैटर है ये। जी 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 179(3)(g, ठीक है। 179 सबसेक्शन 3(g) बोर्ड मीटिंग में ही अप्रूव किया जाएगा। फिर बोर्ड के द्वारा अथोराइज चेयरपर्सन साइन करेगा, सिग्नेचर, क्वेश्चन पे आ गए अपन अब, ठीक है। चेयरपर्सन, अगर चेयरपर्सन अथोराइज नहीं है, दो डायरेक्टर एमडी इफ एनी, दो डायरेक्टर एमडी इफ एनी, ठीक है। इसके अलावा सीईओ है तो वो भी साइन करे, सीएफओ है तो वो भी साइन करे, और सीएस है तो वो भी साइन करे, है तो, वरना सीईओ सीएफओ सीएस नहीं है तो साइन ना करें, सिर्फ चेयरपर्सन कर दे, और नहीं करे अथोराइज तो दो डायरेक्टर एक एमडी हो। पर मान लो कंपनी ओपीसी है, कंपनी ओपीसी है तो एक डायरेक्टर साइन करेगा तो भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद इसे ऑडिट रिपोर्ट के लिए भेजा जाएगा, उसके बाद इसे ऑडिट रिपोर्ट के लिए भेजा जाएगा। तो 134 सबसेक्शन 1 में अप्रूव कर लिया जाएगा, फिर ऑडिट रिपोर्ट आएगी, फिर उसके बाद 134, देखो सुनो, थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूं इसको। जैसे 134 में अप्रूव किया जाएगा ना, फिर बच्चों इसके बाद 134 2 अप्लाई होगा, दैट इज ऑडिट रिपोर्ट। फिर उसके बाद 134 का 3 और 6 अप्लाई होगा, बोर्ड रिपोर्ट बनाई जाएगी और अप्रूव होगी, और उसके बाद 136 में भेजा जाएगा इन तीनों को, फाइनेंशियल्स को भी, ऑडिट रिपोर्ट को भी और बोर्ड रिपोर्ट को भी। तो ये तीनों पॉइंट ऐड करते हैं मैंने, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट 136 में सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट, सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं जाते, ऑडिट रिपोर्ट और बोर्ड रिपोर्ट भी जाती है। तो 134 के 2 के अनुसार ऑडिट रिपोर्ट, और 134 के 3 और से लेकर 6 के अनुसार बोर्ड रिपोर्ट, ठीक है, ड्यूली अप्रूव्ड एंड साइंड। ये ध्यान रहेगा, ठीक है क्या।
अब उसके बाद सीधे पहुंच जाओ 136 पे। 136 से क्या कोई क्वेश्चन आता है? हाँ, मैंने लिखवा भी रखे हैं। मैंने इन सब सेक्शंस में तो मैंने जो क्वेश्चन बन सकता है वो लिखवाए भी थे, मुझे पूरा ध्यान है। पहला क्वेश्चन 136 से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन, शॉर्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजना है तो क्या करेंगे? मतलब क्या करेंगे, प्रोविजन मैं बता दूंगा आपको, बट शॉर्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर देना है तो क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन। दूसरा, अगर इलेक्ट्रॉनिक मैनर में फाइनेंशियल्स देना है तो कौन सी कंपनी पर अप्लीकेबल है इलेक्ट्रॉनिक मैनर? कायदे से तो सिर्फ यही दो क्वेश्चन बनते हैं, बाकी सेक्शन बहुत बड़ा है 136, बट क्या कहना चाहिए? यही दो काम के हैं। These are the only two sections which are relevant to us. These are the only two questions which are relevant. पहला, शॉर्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इलेक्ट्रॉनिक मैनर में अगर फाइनेंशियल्स देना है तो क्या। ठीक है, हाँ बिल्कुल। अब ये एप्लीकेशन बेस्ड भी हो सकते हैं, ये एमसीक्यू बेस्ड भी हो सकते हैं, बट आएंगे दो ही 136 से। अब ज्यादा सेक्शन वैसे अपने बचे नहीं है सिलेबस के, मैक्सिमम तो कवर कर दिए। ठीक है, कल और ले लूंगा, कल सुबह आपको मैसेज आ जाएगा क्या है कल का टाइमिंग, कोशिश करके कल सुबह अर्ली मॉर्निंग रख लूंगा, बट कल और कंपनी लॉ लूंगा। परसों से जेआईजीएल शुरू होगा, परसों से जेआईजीएल शुरू होगा। ठीक है, और अभी जेआईजीएल में स्लो ही जाएंगे इनिशियली 2-3 डेज, ताकि आप कंपनी लॉ का जितना भी बैकलॉग है, टेस्ट वगैरह है, वो थोड़े से कवर कर लें। ठीक है, जेआईजीएल वी विल बी स्लो इनफ। ठीक, कुछ दिक्कत नहीं है। 20 तारीख तक मैंने प्लान किया था, मतलब रोहित सर ने और मैंने, कि ख़त्म हो जाएगा बच्चों का। 20 के 2 दिन और जोड़ लो, 2-3 दिन 4 दिन, ठीक है, बट तैयारी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, और तैयार हो जाए तो छोड़ मत देना कंप्लीटली, नहीं तो सब वापस से वहीं आप पहुंच जाओगे जहां से अपन ने शुरू किया है। ठीक है, यू नीड टू बी इन टच विद द सब्जेक्ट। फिर मैं नहीं पढ़ाऊंगा, इसी आईपीएल का रिवीजन पहले सर लेंगे, मनमीत सर। मैं इसी आईपीएल में सबसे आखिरी में आऊँगा जब मेरे ऑब्जेक्टिव रेडी हो जाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव दूंगा तुमको, चिंता मत करो, है ना। तो इसी आईपीएल, हेलो 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 हेलो, और एसएल मेरे हिसाब से शुरू हो जाएगा, रोहित सर ले लेंगे जल्दी, और टैक्स। ठीक है, इसी आईपीएल तो 2 दिन लूंगा, लंबी लंबी बैच, 4-5 घंटे 4-5 घंटे, ज़्यादा नहीं चलाऊंगा इसी आईपीएल। फिर देख लेंगे, तुम जैसा बोलोगे वैसा कर लेंगे। ठीक है, केशव तोमर बताता हूँ शाम तक। ठीक है, सेक्शन क्या कहता है सुन लो पहले। 136 provides that 136 provides that every company shall send its financial statement, audit report and board report at least 21 days prior to AGM to every member, debenture trustee and other entitled person. This is the first thing. ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है। अब सेकेंड पॉइंट, अगर एक कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एजीएम से पहले ना भेज पाए 21 डेज पहले, तो वह शॉर्टर भेज सकती है, बट तरीका वही होगा जो नोटिस ऑफ ईजीएम का होता है। शॉर्टर नोटिस ऑफ ईजीएम का होता है। शॉर्टर नोटिस ऑफ ईजीएम का नोटिस मतलब कैसे, इन केस ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, मेजॉरिटी नंबर हैविंग 95% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल कैरिंग वोटिंग राइट की कंसेंट ले लो। कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो मेंबर्स जिनके पास 95% टोटल वोटिंग पावर है उनकी कंसेंट ले लो।
तो ये एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ कि अगर आपने क्या नहीं किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने 21 डेज पहले नहीं भेजे मेंबर्स को, अदर पर्सन एंटाइटल्ड को, तो मेंबर्स की कंसेंट लेके बाद में भी दिए जा सकते हैं। ठीक है, ये तो तुम्हारा एप्लीकेशन बेस्ड हो गया मोर और लेस। फिर उसके बाद एक लिस्टेड कंपनी, थर्ड पैराग्राफ बता रहा हूं, मतलब सेकंड प्रोविजन। लिस्टेड कंपनी को जरूरत नहीं कि वो फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंबर्स को भेजे, जरूरत नहीं है। मेंबर्स डिबेंचर ट्रस्टी को फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजे जरूरी नहीं, बट उसे 2 कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। पहला, फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट 21 डेज के लिए, क्योंकि 21 डेज के पहले ही भेजे होंगे, तो 21 डेज के लिए फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रजिस्टर्ड ऑफिस पर इंस्पेक्शन के लिए रखने पड़ेंगे। ठीक है, और दूसरा, अगर मेंबर डिमांड करे तो फुल कॉपी भेजनी पड़ेगी। ठीक है, तो लिस्टेड कंपनी क्या करेगी, अगर ये 2 रिक्वायरमेंट पूरी कर दे तो अब्रीज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या भी अगर सेंड कर देगी AOC 3 फॉर्म में तो काम हो जाएगा। कौन से फॉर्म में? AOC 3 फॉर्म में अब्रीज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी भेज देगी तो काम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा। बोलो, ये सेकंड प्रोविजन होना चाहिए मेरे हिसाब से, देखना जरा। लिस्टेड कंपनी shall be deemed to have complied with the provision, या for the listed company it is sufficient that abridged financial statement are sent to members and debenture trustee subject to the requirement कि 21 days के लिए, वो भी वर्किंग आवर्स में। अपन ने आज तक बिजनेस आवर्स पढ़े हैं, यहाँ वर्किंग आवर्स है, ये अवेलेबल होना चाहिए इंस्पेक्शन के लिए। प्लस जो मेंबर डिमांड करे उसको फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजने पड़ेंगे। ये आखिरी लाइन में लिखा हुआ है, आखिरी लाइन में लिखा हुआ है पैराग्राफ की, तीसरे पैराग्राफ की पढ़ो जरा। है प्रणव कुमार, करेक्ट दोस्त, चल रही है पढ़ाई तेरी पक्का? जनवरी से सेकंड ग्रुप शुरू करूंगा, और ध्यान रखना जैसे एग्जाम खत्म हुई मैक्सिमम 3 दिन रुकूंगा, 3 दिन, तीसरे दिन तो शुरू कर दूंगा क्लास। ठीक है, और फरवरी 25 तक पूरी कोशिश करेंगे कि लगभग 50 से 60% या 70% कोर्स निपट जाए, क्योंकि रिजल्ट अगर ऊपर नीचे हुआ, वैसे तो पूरी उम्मीद है एवरीथिंग विल गो पॉजिटिवली, बट वी शुड बी कैपेबल कि मान लो एक ही ग्रुप अभी दिसंबर में दे रहे हैं तो दोनों अपन जून में देने के काबिल हो। नहीं तो क्या होता है, जो एक ग्रुप देते हैं ना उनका फरवरी में रिजल्ट खराब आता है, तो फिर वो फिर एक ही देते हैं, तो वो जो दूसरा ग्रुप है वो टंगा ही रहता है, दिक्कत होती है। इसलिए 2 ग्रुप एक साथ देने के फायदे हैं, तैयारी एक साथ हो जाती है। जो सच है सो सच है, सही है वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंपनियां इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे सर्व करेगी, चाहे अब्रीज्ड को भेज रही है चाहे फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भेज रही है, तरीका क्या होगा? तो एक लिस्टेड कंपनी का, सुनना मेरी बात, लिस्टेड कंपनी और एक पब्लिक कंपनी जिसकी नेटवर्थ 1 करोड़ से ज्यादा है नेटवर्थ, एंड टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी एक पब्लिक कंपनी को। तो एक लिस्टेड कंपनी और एक पब्लिक कंपनी, 1 करोड़ से ज्यादा नेटवर्थ और 10 करोड़ से ज्यादा, क्या बोला मैंने, टर्नओवर, है ना। ये दोनों के पास तरीका है कि किस तरह से वह अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजेगी। और सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिकली भेज दे फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर डिमेटलाइज है शेयर्स तो। शेयर्स अगर डिमेटलाइज नहीं है तो फिर पॉजिटिव कंसेंट दे दे तो इलेक्ट्रॉनिकली भेज देंगे, पर ये दोनों तरीके नहीं है तो फिजिकली भेजा जाएगा सेक्शन 20 के अनुसार। किसके अनुसार? सेक्शन 20, सर्विस ऑफ नोटिस या सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट है वो। क्या है? सेक्शन 20, सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट। सेक्शन 20 तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, प्रोफेशनल में पढ़ोगे। ठीक है, तो मेरे दोनों क्वेश्चन हो गए यहीं पे, मेरे 2 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद एक होल्डिंग कंपनी जो कि लिस्टेड है, जो कि अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेबसाइट पे होस्ट करेगी। ठीक है,
इस लिस्टेड कंपनी की अगर सब्सिडरीज हैं तो इनके फाइनेंशियल्स भी वेबसाइट पे होस्ट करेगी। फिर इन दोनों के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी वेबसाइट पे होस्ट करेगी। अगर इंडिया के बाहर की सब्सिडरी है, इंडिया के बाहर की सब्सिडरी है जिसको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है, तो उसके अनऑडिटेड वेबसाइट पे होस्ट करेगी। पढ़ाया है, जरा चेक करिए, ठीक है। और अगर इंडिया के बाहर की है और उसे ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है, या ऐसा बोलना चाहिए ऑडिट की जरूरत नहीं है, उसे खुद के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ कंसोलिडेट बनाने की जरूरत है, तो कंसोलिडेटेड वेबसाइट पे होस्ट किए जाएंगे। ये सबसेक्शन 1 खत्म हुआ। चेक करो जरा, सबसेक्शन 2 छोड़ देना, सबसेक्शन 2 छोड़ दीजिएगा, कोई काम का नहीं। तो मेजरली 2 ही क्वेश्चन 136 से बनते हैं, 136 से 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, शॉर्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मैनर में सर्व कैसे करना है, ठीक है। डन। अब अपन पहुंच गए कहां पर, 137 138 पे। 137 से सिर्फ एमसीक्यू, 137 से सिर्फ एमसीक्यू प्लस पनिशमेंट। मेरे हिसाब से 137 का क्या बताया था बच्चों ने, सबसेक्शन 2 या 5 क्या बताया था, एक बार चेक करो तो। पनिशमेंट कौन से में है, 137 के 3 में है क्या, ध्यान नहीं है एकदम मुझे, पर इसकी पनिश 3 में है ना, तो ये करके जाना है। और एक क्वेश्चन मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा तुमको, ठीक है। तो जो 137 से प्रोबेबल है क्वेश्चन, वह एमसीक्यू है कि कितने दिन में फाइल किए जाते हैं, और मैंने कहा पनिशमेंट, ठीक है। इसके अलावा क्या आ सकते हैं वो मैं अब आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले प्रोविजन पढ़ते हैं, फिर क्या आ सकते हैं 137 में। बिल्कुल अच्छा याद दिलाया सिद्धि ने मुझे, XBRL, वो कैसे आएगा मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। करूं शुरू। 137 कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर एजीएम में अडॉप्ट हो जाए, तो अगर कंपनी ओपीसी है तो फाइनेंशियल ईयर के एंड से 180 दिन में फाइल करेगी आरओसी को। ये एमसीक्यू हो गया, 180 दिन में फाइल करेगी, एमसीक्यू हो गया। एओसी 4 में, एओसी 4 में 180 दिन में फाइनेंशियल ईयर एंड से फाइल करेगी। मिल गया। सबसेक्शन 1 का आखिरी पैराग्राफ होना चाहिए, सबसेक्शन 1 का आखिरी पैराग्राफ। अब देख लो यार, पढ़ते ही नहीं हो घर पे तुम, मतलब मैं नहीं पढ़ाऊं, मैं याद नहीं रखूं तो तुम नहीं, पर कैसे याद रहेगा अब मेरे को भी बताओ ना। एक ओपीसी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल ईयर के 1 से 180 दिन में फाइल करेगी, क्योंकि एजीएम तो होती नहीं है। एमसीक्यू का क्वेश्चन हो गया। अदर कंपनी अपने अडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एजीएम से 30 डेज में फाइल करेगी, एओसी 4 में, ठीक है। करेक्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एओसी 4 में फाइल करेगी। 2 हो गए। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट नहीं हुए, सबसेक्शन 1 ही चल रहा है अभी, हाँ, तो एजीएम जिस दिन भी रखी गई थी उससे 30 डेज में अनअडॉप्टेड फाइल कर दो, ठीक है। और जिस एडजन में इन्हें अडॉप्ट फाइल किया जाएगा, जिस एजीएम में उन्हें अडॉप्ट किया जाएगा, उससे 30 डेज में अडॉप्टेड फाइल कर दो। मतलब अगर अडॉप्ट नहीं हुए तो अनअडॉप्टेड भी फाइल किए जाएंगे और अडॉप्टेड भी फाइल किए जाएंगे। अनअडॉप्टेड कब से, ओरिजिनल एजीएम से 30 दिन में, और अडॉप्टेड कब से, जिसमें उन्हें अडॉप्ट किया है उससे 30 दिन में। करेक्ट है। अनअडॉप्टेड तब तक क्या रहेंगे, प्रोविजनल। कब तक, जब तक अडॉप्टेड फाइल नहीं हो जाते। ये सब सिखाए हैं, जरा चेक करो। तो एमसीक्यू का क्वेश्चन हो गया, कितने दिन में फाइल करना है 137 के अनुसार फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओपीसी 180 डेज, अदर कंपनीज 30 डेज ऑफ एजीएम, ठीक है, ठीक है। अब एग्जाम का क्वेश्चन
सुनना ध्यान से, एग्जाम का क्वेश्चन है, सुनना ध्यान से। श्रद्धा कीर्तने, मोक्षिता चतुर्वेदी फ्रॉम उज्जैन, तनिष्का तवानी फ्रॉम उज्जैन। गौर फरमाइएगा, एक कंपनी को अपने फाइनेंशियल्स तो फाइल करने ही है, कंसोलिडेटेड भी फाइल करने है ना। उसकी एक सब्सिडरी है जो इंडिया के बाहर की है, जो इंडिया के बाहर की है, बाहर की। उसने प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में सेट नहीं किया। एक कंपनी की एक सब्सिडरी है इंडिया के बाहर की, उसने प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में सेट नहीं किया। किसने? उस सब्सिडरी ने। तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी आपको फाइल करना पड़ेगा। सुनना, एग्जाम का क्वेश्चन है। अगर उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है तो आपको अनऑडिटेड फाइल करना पड़ेंगे, करेक्ट। उसको अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जगह कंसोलिडेटेड देना है वहां, तो आपको कंसोलिडेट फाइल करना पड़ेंगे। मेरे हिसाब से सबसेक्शन 2 होना चाहिए। चेक करो तो क्या है, एक बार चेक करो। सबसेक्शन 2 नहीं है, फिर क्या है? सबसेक्शन 1 का ही पार्ट है क्या? तो उसमें आईएमपी मार्क करो इसे। सबसेक्शन 2 में तो फाइल करना है 30 दिन में, वो वाला पॉइंट होगा। कौन सा पॉइंट है मैं फिर से मार्क कर रहा हूं बच्चों। हाँ, 2 मिनट। हाँ बेटा रुक जा, ये बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, ये वाला है। आईएमपी मार्क करना, एग्जाम का क्वेश्चन है। आईएमपी मार्क करना, एप्लीकेशन बेस्ड छपेगा एग्जाम में। मतलब इसको एप्लीकेशन बेस्ड मानेंगे, बाकी को एमसीक्यू बेस्ड, ठीक है। प्रणव, एजीएम नहीं रखी तो लास्ट ड्यू डेट ऑफ एजीएम से फाइल करेंगे। कितने दिनों में? 30 दिनों में। और रीजनिंग भी देंगे कि भैया एजीएम क्यों नहीं रखी, ठीक है। बस इतना काफी है। अब समझना, ये तो क्वेश्चन हो गया तुम्हारा एप्लीकेशन बेस्ड। एक क्वेश्चन आएगा एप्लीकेशन बेस्ड बट एक मार्क में। मतलब कैसा? जैसे अर्जेंट मीटिंग का था, जैसे इसॉप का था, जैसे स्मॉल शेयरहोल्डर डायरेक्टर का था, वैसे ही एक्सबीआरएल का आएगा एक मार्क में। कि कौन सी कंपनी को अपने फाइनेंशियल्स एक्सबीआरएल में आरओसी को फाइल करना है, कौन सी कंपनी को अपने सुधांशु फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी को फाइल करने हैं। कैसे बोला मैंने? एक्सबीआरएल में, ठीक है। वहां पे डिटेल लिख दी जाएगी कि भैया ये वाली कंपनी क्या बताओ एक्सबीआरएल में फाइल करने हैं क्या, ये वाली कंपनी एक्सबीआरएल में फाइल करने हैं क्या। इस तरह के क्वेश्चन कुछ एमसी मतलब क्वेश्चन बैंक में भी होंगे, नहीं हैं? एक बार चेक करना। मुझे तो ध्यान है मैंने दिए थे, मुझे तो ध्यान है मैंने दिए थे, एक बार चेक करना। एक्सबीआरएल के क्वेश्चंस मिले होंगे तुमको, एक मार्क के 4, ठीक है। इसके करना क्वेश्चन बैंक में होंगे, ठीक है, Q&A में दिए होंगे। तो कौन सी कंपनी को एक्सबीआरएल फाइल करना है? एक लिस्टेड इंडियन कंपनी। ऐसा बोलना चाहिए कि लिस्टेड कंपनी, ठीक है, उसकी इंडियन सब्सिडरी को भी करने हैं। तीसरा, एक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ और मोर हो को भी करने हैं। जिसका टर्नओवर 100 करोड़ और मोर हो को भी करने हैं। तो ये लिमिट से आएगा प्रश्न कि कंपनी मान लो लिस्टेड है, उसकी इंडियन सब्सिडरी है, करना है कि नहीं करना। पेड अप 5 करोड़, देखना यहाँ प्राइवेट पब्लिक से कोई वास्ता नहीं है, ठीक है, प्राइवेट पब्लिक से कोई वास्ता नहीं है। जिन कंपनी पर इंड एस 2011 लगता है, क्या लगता है?
2011 नहीं, अब तो खत्म हो गया होगा, 2015 हो गया होगा, 2015 लगता है, पहले 2011 था, अब कंपनीज एक्ट 2013 के बाद वो 2015 में नया लाया था, तो जिन पे इंड एस 2015 लगता है उनको भी। अब ये तो हो गया किसे करना है, बट इस प्रश्न में किसे नहीं करना है ये भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो नीचे की तरफ लिखा होगा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, लिखा होगा बैंकिंग कंपनी, लिखा होगा इंश्योरेंस कंपनी, और लिखा होगा एनबीएफसी। तो ध्यान रखना ये एक एक मार्क के प्रश्न आएंगे, मिलना चाहिए, जरा चेक करो कौन सी कंपनी को नहीं करना है। ये रहा एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, मिल गया। ठीक है, तो किसे एक्सबीआरएल फाइल करना है और किसे नहीं, मोस्ट एमपी है। एक एक मार्क के प्रश्न के लिए प्रिपेयर करिएगा, एक एक मार्क, एक एक मार्क, एक एक मार्क। ठीक है, 138 पे आ जाओ। इंटरनल ऑडिट क्या प्रश्न बनेगा पता है? नहीं अब तो तुम समझ जाते हो, मतलब क्या कंपनी सेक्रेटरी इंटरनल ऑडिटर बन सकता है? पहला प्रश्न, कंपनी सेक्रेटरी क्या इंटरनल ऑडिटर बन सकता है? पहला प्रश्न, ठीक है। दूसरा, हु विल अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर? दूसरा प्रश्न, हु विल अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर? दूसरा प्रश्न। पहला क्या था? क्या कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट हो सकता है इंटरनल ऑडिटर? दूसरा क्या, क्या बोला मैंने? हु विल अपॉइंट। तीसरा, डेफिनेटली तुम जानते हो कौन सी कंपनी अपॉइंट, कौन सी कंपनी को इंटरनल ऑडिट करवाना जरूरी है, ठीक है। और चौथा, चौथा खास है, क्या एम्प्लॉयमेंट में रहने वाले व्यक्ति को भी इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट किया जा सकता है? क्या एम्प्लॉयमेंट में रहने वाले व्यक्ति को भी क्या अपॉइंट किया जा सकता है? क्या ठीक है। 76 स्टूडेंट है आज, आप सोच लो मेरे कारण इतने बच्चे अपना संडे बिगाड़ के बैठे हैं, जबकि मूवी अच्छी आ रही है अभी जवान, देखने नहीं गए, जवान देखने नहीं गए। आप सोचो, अब डेडिकेशन तो देखो आप। अच्छा संडे क्या होता है? आह, खैर कितने संडे कुर्बान कर दिए सर आपके लिए, सबका बिल तो तुम मेरे ही नाम पे फाड़ोगे ना? हाँ चलो, हनी जैन सर जाना है आज जवान, कब तक चलेगी क्लास? शर्म कर बेटा। चलो सुनो मेरी बात, पहला किससे अपॉइंट कर सकते हैं? तो हर्षिता चौहान, मेरा कहना है सुनिएगा, एक बॉडी कॉर्पोरेट हो सकती है, एक फर्म हो सकती है। अगर इंडिविजुअल को कर रहे हो, एक बॉडी कॉर्पोरेट तो हो ही सकती है, एक फर्म भी हो सकती है। इंडिविजुअल को कर रहे हो तो सीए हो, सीएमए हो, या एनी अदर प्रोफेशनल हो विच इंक्लूड्स कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी इंटरनल ऑडिटर हो सकता है। तो फर्म कर लो, बॉडी कॉर्पोरेट कर लो, वैसे तो बॉडी कॉर्पोरेट होती नहीं ऑडिटर के रूप में अपॉइंट। हाँ कहां पढ़ा था ये? 141 सबसेक्शन 3 का पहला ही पॉइंट, विच इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। हाँ एक्सेप्ट एलएलपी, हाँ था ना? तो ध्यान रखिएगा, पहला कंपनी सेक्रेटरी बन सकता है, उसके अलावा सीएसीएस और सीएमए, बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। इवन इन एम्प्लॉयमेंट भी बन सकता है, ध्यान रखना, सीए सीएस सीएमए इन एम्प्लॉयमेंट को भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम, एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है। इंटरनल ऑडिटर घर का ही काम है, मतलब कोई खर्चा वर्चा है नहीं ज्यादा। दूसरा, अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो ये तो बोर्ड ही करेगा, बोर्ड इन इट्स मीटिंग, है ना, इंटरनल ऑडिटर एंड सेक्रेटरियल ऑडिटर।
करेक्ट? उसके बाद रितिका। हाँ 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 ठीक। हाँ हाँ ठीक है ना। उसके बाद अगला प्रश्न है कौन सी कंपनी को करवाना है, तो लिस्टेड कंपनी। उसके बाद मैंने तुम्हें याद किया था, एक याद करवाया था मैंने, डीपीबीटी। डीपीबीटी किसके लिए? पब्लिक के लिए, और प्राइवेट के लिए सिर्फ बीटी। डीपीबीटी मतलब डिपॉजिट, पी पेड अप, डीपी बी बोरोइंग, और टर्नओवर 25 50 100 200, और बीटी 100 200। चेक करो जरा, डीपीबीटी करवाया होगा। डीपीबीटी। आप भी इंटरनल ऑडिटर बन सकते हो ना सर? हाँ 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 बन सकता हूं ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, प्रोफेशनल हूं भाई, ऐसा थोड़ी। प्रोफेशनल हूं, कोई अपॉइंट नहीं करे वो बात अलग है, वो बात अलग है। बाकी ठीक है, डीपीबीटी हो गया। और एक और बात कि इंटरनल ऑडिट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, जो इंटरनल ऑडिट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो ऑडिट कमेटी है। ठीक है, ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट दी जाएगी इंटरनल ऑडिट। ध्यान रहे अच्छे से किया जाए इसे, ठीक है। ध्यान रखना है डिपॉजिट और मोड चलता है, और एक और यही एक सेक्शन है जहां बोरोइंग में डिपॉजिट को शामिल नहीं किया जाता। बोरोइंग अलग है, डिपॉजिट अलग है। डीपीबीटी डिपॉजिट अलग, बोरोइंग अलग, डिपॉजिट अलग, बोरोइंग अलग। मेरी बात समझ में? डिपॉजिट की लिमिट अलग है और बोरोइंग की लिमिट अलग है, वरना डिपॉजिट को हमेशा बोरोइंग में ही लिखा जाता है, पर यहाँ डिपॉजिट को अलग लिखा गया है और बोरोइंग को अलग लिखा गया है। बोरोइंग से ज्यादा है और डिपॉजिट और मोर है, ठीक है। यहाँ 138 समाप्त हुआ बच्चों। क्वेश्चंस यही बनेंगे, इससे ज्यादा प्रोबेबल नहीं है, ठीक है। अब ऑडिटर पे आइए, ठीक है। ऑडिटर पे आइएगा। अपने आप पे कि मुझ पे? हाँ नहीं तो वो भी बड़ा प्रश्न है भैया, दया अपने आप पे आ रही है बोले। चलो आज के लिए धन्यवाद, ठीक है। अब कल अपन और मिल रहे हैं कंपनी लॉ को लेकर, दैट इज द लास्ट लेक्चर टुमारो। एजेंडा क्या रखें पहले समझ लो, कल ऑडिटर झटपट निपटा देंगे अपन, ठीक है। फिर अपन क्या रखें इंपॉर्टेंट, तो सुनो बच्चों, मेरे हिसाब से अब इंपॉर्टेंट है अपने लिए उधर का एरिया 215 से 230। तो कल का लेक्चर में है ना, मेरे को ऑडिटर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले वहां जाऊंगा क्योंकि मेरे को वो कवर करना है, क्योंकि उसका वेटेज पता नहीं क्यों अंदर से आवाज आ रही है कि पूरा ये अलग और वो इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अलग, ठीक है। तो अपन पहले वो लपेटेंगे, इसको तो फिर बाद में भी कर लेंगे, मेंबरशिप तो पड़ा हुआ भी है अपना, ठीक है। और नेक्स्ट संडे भी कंपनी लॉ रहेगा, और नेक्स्ट संडे वुड बी द लास्ट डे इन रिलेशन विद द कंपनी लॉ। मैं 3 चैप्टर शुरुआत के नेक्स्ट संडे को लूंगा, पहला दूसरा तीसरा, जिसमें अगर आपने कुछ पढ़ लिया हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं मेरे हिसाब से जितना शॉर्ट जितना डिटेल में जो भी पढ़ाना होगा, जिसमें इंडोर मैनेजमेंट, जिसमें कॉम्प्रोमाइज जिसमें ये अल्ट्रा वायरस और ये सब भी पढ़ा दूंगा, MOA भी एक बार पढ़ा दूंगा। नहीं मुझे जहाँ तक लगेगा कि इम्पॉर्टेंट है, देखो ऐसा पढ़ लिया बहुत अच्छी बात है, तुमने SBC में भी पढ़ा था, बट फिर भी कंपनी लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई ऐसा पॉइंट जो SBC में छूट रहा होगा तो वो अपन कर लेंगे, ठीक है। हाँ बेटा, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट में अच्छे से पढ़ाऊंगा, मेरे को आता है। और एक दो मुझे बता देना, ठीक है, पहले वो ले लूंगा उसके बाद आगे देखेंगे जितना समय। हाँ अरे मैं बहुत अच्छे से ही पढ़ाऊंगा, मेरे को आता है, कोई दिक्कत नहीं। तो रोहित सर से पूछ लूंगा, थोड़े बहुत डाउट होंगे तो रोहित सर से पूछ लूंगा, क्लियर करके पढ़ा दूंगा, ठीक है।
हर्षिता रघुवंशी, आज के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट वाला चैप्टर वो भी कर लेंगे, डिविडेंड, ठीक है। फिर 2 संडे बुक कर दो, अगला और नेक्स्ट भी, ठीक है। संडे कंपनी लॉ ही खत्म करेंगे, पर कल आखिरी बैच रहेगी, उसके बाद जेआईजीएल शुरू करेंगे। वी विल बी इनफ स्लो इनटू इट थोड़ा सा, क्योंकि मुझे एमसीक्यू में समय देना है जेआईजीएल में, बाकी तो ठीक है, मेजर वही है, कठिन परीक्षा वही है। कंपनी लॉ तो ठीक है, आसान है, जेआईजीएल थ्योरी में लिखना भी है, ठीक है। कोई और इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करना चाहे तो करिएगा, ठीक है। और सर पक्का 100 का ही पेपर है ना, 1000 का तो नहीं है। तुम है ना, ये सारी बातें मैं याद रखूंगा, ध्यान रखना एक बात, चुन चुन के बदला लिया जाएगा। और तुम अगर ये सोचो कि श्रेयांश सर भूल जाएं तो ये संभव नहीं है बच्चों, मेरे को हर बात याद रहती है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, छोड़ूंगा नहीं तुमको मैं। 100 का है, 1000 का तो नहीं है, ठीक है। सब ध्यान रखा जाएगा, सब ध्यान रखा जाएगा। चलो आज के लिए धन्यवाद, शुभ दिन बच्चों।